नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और 70 का संग्राम शुरू हो चुका है। जहां शुरुआत करते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी से जुड़ी इस खबर को लेकर, जहां वो टिहरी दौरे पर रहे, लेकिन खास रहा कुल 1 अरब 41 करोड़ 37 लाख की लागत से 21 योजनाओं का शिलान्यास। इन योजनाओं में पेयजल निगम की 6, जल संस्थान की 10 और इस तरीके की योजनाएं शामिल हैं। इस दौरान सीएम ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर प्रदेश के विकास के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है। दूर दराज के क्षेत्र हैं, पिछड़े क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों को आगे लाया जाए। इन क्षेत्रों के लिए, इनके उत्थान के लिए जो भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को हम लोग निश्चित रूप से अपने प्रस्तावों में ला रहे हैं, हम स्वीकृति के लिए भेज रहे हैं और ये पिछड़े क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से हमारी सरकार काम करेगी। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि आने वाले समय में हम लोग जो है इन क्षेत्रों का उत्थान करेंगे। और सीएम पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा के दौरे पर रहे। इस मौके पर सीएम धामी ने ग्रामीण व्यापार केंद्र और कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि होम स्टे योजना से 8000 लोगों को रोजगार मिल रहा है। सीएम ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में होम स्टे योजना पूरे उत्तराखंड की आजीविका और पर्यटन का आधार बने। और उधर वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कोटद्वार में रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर की शुरुआत की है। इस सेंटर में सभी तरीके की ट्रेनिंग लेकर ऋण लेने तक की सुविधाएं दी जाएंगी। इसके साथ ही इससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने में मदद मिलेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बीजेपी कल गढ़वाल और कुमाऊं में विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। गढ़वाल के लिए हरिद्वार से इस यात्रा की शुरुआत होगी, जिसे जेपी नड्डा रवाना करेंगे। तो वहीं कुमाऊं में बागेश्वर से यात्रा की शुरुआत होनी है। शुरुआत केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर करेंगे। कल बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। हरिद्वार में जेपी नड्डा हरी झंडी दिखाएंगे इसे। कार्यक्रम के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। इसी मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। उधर विजय संकल्प यात्रा को लेकर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हर की पैड़ी महापंचेश के दौरान उन्होंने मां गंगा की पूजा अर्चन की। यात्रा की जेपी नड्डा हर की पौड़ी पर पहुंचकर वही रवाना करेंगे इसे। कल यहाँ पंतदीप मैदान पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की एक जनसभा भी होगी और यहीं से वो रोड शो के रूप में परिवर्तित होकर के नगर में भ्रमण करेगी। तो मुझे लगता है कि जनसभा को लेकर के, रोड शो को लेकर के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है और हजारों हजार की संख्या में कल कार्यकर्ता यहाँ आएंगे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने देहरादून से 41 रथों को रवाना किया है। ये रथ गढ़वाल मंडल के लिए रवाना किए गए हैं। रथों के जरिए बीजेपी आम लोगों से चुनाव के लिए सुझाव लेगी। इन रथों पर मोदी संग उत्तराखंड के स्लोगन भी लिखे हुए हैं। गढ़वाल क्षेत्र के 41 एलईडी रथों को यहां से रवाना किया है। ये रथ 70 विधानसभाओं में जाने हैं, जिसमें 29 हमने हल्द्वानी से किए थे, 41 यहाँ से किए। 70 विधानसभाओं में हमारे मैनिफेस्टो से लगाकर, प्रचार से लगाकर, लोगों की राय से लगाकर ये सारा प्रचार के उपयोग में लाया जाएगा। और देहरादून में हुई राहुल गांधी की रैली को लेकर कांग्रेस के अंदर काफी उत्साह है। कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी की रैली में तो पीएम मोदी की रैली से भी ज्यादा भीड़ उमड़ी है। उधर बीजेपी इस बात को लेकर तंज कस रही है कि कांग्रेस के इतने बड़े नेता का दौरा हुआ मगर उन्होंने कुछ भी नया नहीं बोला। प्रारंभ से लेकर के अंत तक जोर से भरे हुए थे और जब तक राहुल गांधी जी का हेलीकॉप्टर उड़ के नजरों से ओझल नहीं हो गया, लोगों ने फील्ड को छोड़ा नहीं। यह अंतर था हमारे कांग्रेस कल की रैली में और जो इससे पहले की रैली हुई थी। उनके पहली जो रैली हुई थी उसमें जब उनके प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो आधा फील्ड खाली हो गया था। तो ये है उनकी भीड़, उबाऊ भीड़ थी, हमारी भीड़ जमाऊ भीड़ थी। जनता का जो भाव कल दिखाई दे रहा था, जनता ने तय कर दिया है कि भाजपा कुछ भी कहती रहे मगर हम करेंगे भाजपा को तड़ी पार।
तो 60 के पार नहीं, अब 30 पार। मुझे केवल इतना कहना कि यदि वो उत्तराखंड की जनता से माफ़ी मांगते, यदि उत्तराखंड की जनता से जो उन्होंने CDS के लिए उनके एक नेता ने बयान दिए उस पर माफ़ी मांगते, यदि वो कश्मीर को लेकर जो उनके एक नेता ने बयान दिया उस पर माफ़ी मांगते, देश की अखंडता के लिए हमारे सैनिक जो बलिदान होते हैं उन पर माफ़ी मांगते कि उनके बारे में क्या कहा है, तो मैं समझता हूँ कि शायद उत्तराखंड की जनता कुछ कहीं ना कहीं उन लोगों के बारे में विचार करती, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और पूरी तरीके से उत्तराखंड की जनता को निराश और हताश उनके बड़े नेता ने किया है। तो वही देहरादून में हुई राहुल गांधी की रैली से कांग्रेस के नेता गदगद हैं। कांग्रेस अपने दूसरे चरण के चुनावी अभियान की शुरुआत भी करने जा रही है। कांग्रेस ने इसका नाम भाजपाई ढोल की पोल खोल यात्रा रखा है। शुरुआत 19 दिसंबर से पिथौरागढ़ से होनी है। यात्रा के जरिए ये बताया जाएगा कि बीजेपी सरकार के शासनकाल में क्या क्या काम हुआ है। भाई ढोल की पोल खोल भाजपा सरकार की विफलताओं को उजागर करेंगे और पूरी ताकत से शक्ति से करेंगे। ये हमारे जो दूसरा चरण, एक चरण कल राहुल जी के साथ हमने एक ऊंचाई, एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। वहाँ से जो दूसरा प्लेटफॉर्म है वो जो है इस सरकार की विफलताओं को, ताकि चुनाव का शंखनाद होने के साथ साथ हम इस सरकार को लोगों के सामने पूरी तरीके से बेनकाब कर सकें, ये हमारा इसका लक्ष्य है। अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में प्रदेश में आपकी सरकार बनने पर 6 नए जिले बनाने की घोषणा की है, जिस पर अब बीजेपी तंज कस रही है। क्या कहा है मदन कौशिक ने, आप भी देखिए। चीजें होती हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कितने जिले बनाए? कांग्रेस 10 साल सत्ता में रही, उसने किसने रोका था बनाने के लिए? आज जब वो विपक्ष में होती है तो राजधानी की बात भी करती है, नए जिलों की बात भी करती है, नई तहसीलों की बात भी करती है। जब वो सत्ता में होती है तो न राजधानी की बात करती, न नए जिलों की बात करती। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार उत्तराखंड की जनता जानती है कि उत्तराखंड का विकास डबल इंजन के साथ है, उत्तराखंड का विकास मोदी जी के साथ है। और उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणाओं को लेकर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। आप नेता कर्नल अजय कोठियाल का कहना है कि पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद चुनावों को देखकर हजारों की घोषणा की जा रही है, लेकिन अभी तक उन पर अमल नहीं किया गया है। 5 साल में 4.5 साल तो कुछ भी नहीं हुआ। आखिरी 6 महीने में अब घोषणा पे घोषणा कर रहे हो तो वो तो साफ दिखता है कि चुनाव में अपनी पुरानी जो इमेज खराब हो रखी है उसे ठीक करने के लिए करा जा रहा है ये। लेकिन साथ में क्या है, घोषणा जब करी जाती है ना तो इसके भी एक फेज़ है। आपने बोला मैं ये घोषणा करता हूँ, उसके बाद में उस घोषणा का गवर्नमेंट ऑर्डर होता है। गवर्नमेंट ऑर्डर जो होता है उससे पहले आ जाता है कि ठीक है, शासन आदेश जिसको बोलेंगे, ठीक है, इस घोषणा को करने में कितने दिन लगेंगे, इसमें कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन क्या। तो उधर कुमाऊं दौरे के दूसरे दिन मनीष सिसोदिया नैनीताल पहुंचे। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने जनसभा को संबोधित किया, बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा, आरोप लगाया कि बीजेपी ने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में सिर्फ मुख्यमंत्री बदले हैं। सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और भारतीय जनता पार्टी को उनको भी हटाना पड़ा, फिर तीसरे मुख्यमंत्री को लाना पड़ा। अब तीसरे मुख्यमंत्री जी भी उत्तराखंड में जगह कर रहे हैं। 5 साल पहले जो घोषणाएं सुनी थी उनके बारे में मुख्यमंत्री जी बात नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जब वोट मांगने आई थी उत्तराखंड के लोगों के बीच, तो उन्होंने कहा था कि 6 महीने के अंदर अंदर जितनी नौकरियां खाली पड़ी है सरकार की, उनको 6 महीने के अंदर अंदर उत्तराखंड के युवाओं को दे देंगे, उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार दे देंगे। आज उत्तराखंड में उन नौकरियों की संख्या बढ़ के 57,000 हो गई है। सरकारी पदों में 57,000 पद खाली पड़े हैं। क्रिकेटर सुरेश रैना ने रुड़की में समाज सेवी और वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार के लिए रोड शो किया। सुरेश रैना डिंडोरा से लंडौर होते हुए लक्सर पहुंचे। रैना को देखने के लिए हालांकि सड़क के किनारे फैंस की भीड़ लग गई। इससे पहले मोहम्मद शमी ने भी रोड शो किया था। हेलीकॉप्टर से हम लोग दल्लावाला गए, वहाँ पर एक जनसभा थी और उसके बाद अभी वापस आए यहाँ से।
पब्लिक में तो उत्साह था ही, क्योंकि सुरेश रैना हमारे बहुत प्रख्यात क्रिकेटर हैं, देश दुनिया में उनका नाम है, हमारी शान है। तो युवाओं में ख़ास तौर से बहुत उत्साह था और अच्छा लगा। अल्मोड़ा की द्वाराहाट विधानसभा सीट का सियासी इतिहास समझने की। इस सीट पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। अल्मोड़ा के द्वाराहाट विधानसभा सीट पर फिलहाल भाजपा का कब्जा है और इस सीट से महेश नेगी विधायक है। राज्य के गठन के बाद 2002 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पूरन चंद्र और यूकेडी के बिपिन चंद्र त्रिपाठी के बीच मुकाबला रहा। यूकेडी के बिपिन चंद्र ने कांग्रेस के पूरन चंद्र को 4002 वोटों से मात दी। 2004 में बिपिन चंद्र त्रिपाठी के निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव कराया गया। उपचुनाव में बिपिन चंद्र त्रिपाठी के पुत्र पुष्पेश त्रिपाठी चुनाव जीत गए। 2007 के चुनाव में यूकेडी की ओर से फिर पुष्पेश त्रिपाठी प्रत्याशी बनाया गया। उन्होंने चुनाव में भाजपा के सदानंद को परास्त किया, जबकि कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही। वहीं 2012 में यूकेडी के पुष्पेश त्रिपाठी अपनी सीट नहीं बचा पाए और कांग्रेस के मदन सिंह बिष्ट 3000 वोटों के अंतर से चुनाव जीत गए। लेकिन 2017 के चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय रहा। भाजपा के महेश सिंह नेगी, कांग्रेस के मदन बिष्ट और यूकेडी के पुष्पेश त्रिपाठी मैदान में थे। मोदी लहर में भाजपा के महेश नेगी को बम्पर वोट मिले। उन्होंने 7000 वोटों के अंतर से मदन बिष्ट को चुनाव हरा दिया। महेश नेगी दावा कर रहे हैं कि जनता का आशीर्वाद इस बार भी उनके साथ है। सारे विकास कार्यों को हमने बहुत ऊंचे तक पहुंचाने का काम किया है। जैसे कि अन्य लोग भी इसमें कुछ बोलने का काम कर रहे हैं कि द्वाराहाट विधानसभा में कुछ नहीं हुआ, तो हमने सबसे पहले इस विधानसभा में जो तथाकथित तस्करों के, शराब माफियाओं के, उनके जो नेता हुआ करते थे, उनकी दुकान पूर्ण तरीके से बंद करने का काम किया है। विधायक महेश सिंह नेगी ने अपनी सियासी पारी की शुरुआत तो अच्छी की, लेकिन महेश नेगी और महिला के बीच के विवाद से उनकी राजनीतिक साख गिरी है। विपक्षी दल कांग्रेस भी इसे लेकर खूब हमले कर रही है, जिससे सीट पर भाजपा के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कांग्रेस के दावेदार मदन सिंह बिष्ट और यूकेडी के पुष्पेश त्रिपाठी भी क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। दोनों ही नेता भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। ऐसे में आगामी चुनाव में विपक्षी दल भाजपा को कांटे की टक्कर देते दिख रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए द्वाराहाट से गोपाल बिष्ट की रिपोर्ट। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि द्वाराहाट विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच मुद्दे कौन कौन से हैं जिन्हें लेकर वो वोट डालने जाएंगे। पहली चीज होती है स्वास्थ्य सुविधाएं। देखिए, स्वास्थ्य सुविधाओं का बदहाल होना, अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड मशीन है लेकिन टेक्नीशियन नहीं है तो इस्तेमाल कैसे होगा, और रानीखेत रेफर करना पड़ता है, ये परेशानी है। दूसरी चीज है सड़कों की बदहाल स्थिति। लोग जान को जोखिम में डालकर सफर करते हैं मरीज के साथ। अगली चीज आवारा पशु, जंगली जानवर खेती को नुकसान पहुंचाते हैं। शिक्षा व्यवस्था चौपट है। डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग्स 6 महीने तक बने हुए नहीं, लेकिन उनकी हालत ऐसी है कि देखकर आप कह नहीं सकते। रोजगार नहीं होने से युवाओं का पलायन जारी है, यानी पलायन का मुद्दा भी यहाँ पर बड़ा है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो यहाँ के लोगों के बीच में है, उनके जहन में है। द्वाराहाट से जो विधायक हैं महेश नेगी, उनका दावा है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में काफी काम करवाए गए हैं, मगर विपक्षी दल कांग्रेस उनके दावों पर सवाल उठा रही है। विधानसभा द्वाराहाट में इस समय कोई भी गांव ऐसा हमने छोड़ा नहीं है जहां की हमने रोड नहीं पहुंचा दी है, और सारी रोडों में हमने डामरीकरण करने का काम कर दिया है। टोटली स्कूलों में हमने जो है फर्नीचर पहुंचाने का काम कर दिया है। टोटली स्कूलों में हमने मास्टर भेजने का काम कर दिया है। टोटली स्कूलों में हमने जो है लाइब्रेरी खोलने का काम कर दिया है। गांव में हर घर में हमने पानी और जल देने का काम कर दिया है। ना कोई स्कूल्स में, ना कोई हॉस्पिटल्स में, कोई भी एक भी कार्य आप ये तो जनता से पूछ लो, हम तो कह भी देंगे, लेकिन आप जनता से पूछ लो भी एक भी काम इनके उसमें नहीं। अभी मैं यहाँ पे द्वाराहाट को परगना छोड़ गया था। मैंने 2 उप तहसीलें यहाँ पे बनाई। उन उप तहसीलों में तहसीलदार तक अभी तक नहीं बैठा पाए, और उसके साथ साथ जब मैंने परगना बनाया तो परगना में भी आज तक कोई रजिस्ट्रार भी नहीं। सनातन धर्म की रक्षा और संवर्धन के लिए हरिद्वार में 3 दिवसीय धर्म संसद की शुरुआत हो गई है। तीसरे दिन संसद एक धर्म आदेश जारी करेगी जो केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। संसद के दौरान संत इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि सनातन धर्म को बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। एजेंडा केवल एक है,
2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनने वाला है। उससे पहले हम अपनी तैयारी कर लें कि हम क्या कर सकते हैं। अगर हम 2029 से पहले कुछ भी नहीं कर पाए तो सनातन के विनाश को फिर कोई नहीं रोक सकेगा। ये बहुत दुखद होगा और ये युवा सन्यासी जो मेरे साथ खड़े हुए हैं, इनके कंधों पर इसका पूरा बोझ है। हम अपनी बात इनके दिलों तक पहुंचा चुके कि इस्लाम से लड़ना बहुत ज़रूरी है और अब ये आग सबों के दिलों में आ गई है। 70 का संग्राम ये आज का था। फिलहाल इतना ही। बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।